हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। और बुद्धि हमारा टॉपिक्स लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो कि हमारा शिक्षा विभाग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में बुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, इसको हम शुरुआत से यहाँ पर समझेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो होगी वो आपको पसंद आएगी, और हमारी जो पिछली वीडियोस थी वो भी आपको पसंद आई होंगी। तो अपनी कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बुद्धि से ही उनका पता लगाते हैं कि वो क्या उनकी मानसिक योग्यताएं हैं। हम अक्सर यह कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या है, बहुत बुद्धिमान है, और दूसरा उसके पास कम बुद्धि है। तो दोस्तों, ये हम किस तर्क पर कहते हैं, इस आधार पर कहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि यानी उनकी सोचने की क्षमता, मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। आइए बात करते हैं सामान्यतया यानी कि जनरली जब हम देखते हैं कि सीखने में, तर्क करने में, चिंतन करने में और कल्पना एवं अमूर्त चिंतन करने। दोस्तों, ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीखने यानी कि जो हमारा लर्निंग है, और तर्क यानी कि रीजनिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो, चिंतन यानी कि थिंकिंग करने के लिए, और कल्पना यानी इमेजिनेशन के लिए, और अमूर्त चिंतन यानी कि बिना देखे किसी वस्तु के बारे में अपने मन में जो छवि बना लेना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि यानी कि योग्यता कहलाती है। योग्यता, इन सभी चीज़ों को करने की जो योग्यता होगी वो हमारी बुद्धि कहलाएगी, इंटेलिजेंस कहलाएगी। आइए आगे बात करते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं बुद्धि की, कि बुद्धि क्या होती है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है विलियम वुडवर्थ ने दी थी। तो दोस्तों, वुडवर्थ ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। दोस्तों, क्या है बुद्धि, कार्य करने की एक विधि है, यानी बुद्धि हमें बताती है कि कार्य हमें किस प्रकार से करना है। अब हम बात करें दूसरे डेफिनेशन की, तो टर्मन ने, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड बार बार आ रहा है, अमूर्त। अब इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि अमूर्त का मतलब क्या होता है, कि जब हम चीज़ों को मन में ही कल्पना कर लेते हैं उस चीज़ की, और उसके बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे ही हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, या अमूर्त विचारधारा उसके अंतर्गत आती हैं ये सब बातें। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसने ऐसा कहा, तो ऐसा कहा टर्मन साहब ने। आइए बात करते हैं बिने के बारे में। तो दोस्तों, बिने ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। दोस्तों, इन्होंने 4 शब्द ही दे डाले और कहा कि बुद्धि इन्हीं के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं वो 4 शब्द कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। ज्ञान यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में हमें कुछ विशेष बातों का पता लगना क्या होता है, वो हमारा ज्ञान होता है। आविष्कार, उस ज्ञान से क्या करते हैं कि हम नए नए आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, अपनी बुद्धि से उसका चिंतन मनन करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आविष्कार होता है। उसके बाद आविष्कार जो होता है उसको हम क्या करते हैं, निर्देश, यानी कि उस आविष्कार के हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको निर्देशित किया जाता है। और निर्देश के बाद उसमें जो कमियाँ होंगी, त्रुटि होगी, वो हमारी आलोचना होगी। और इन चारों वर्ड के अंतर्गत ही हमारा बुद्धि का परिभाषा आता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा बिने साहब ने कहा। अब बात करते हैं रायबर्न की। तो रायबर्न ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको, इन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। रायबर्न ने क्या कहा कि वह शक्ति है, यानी इंटेलिजेंस वो पावर है जिससे क्या करते हैं कि हम समस्याओं का समाधान, यानी कि जो समस्या हमें प्राप्त होती है उस समस्या का निदान करने के लिए हम किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए यानी कि उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी बुद्धि हो गई, यानी बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्या का समाधान करने और हमारे लक्ष्य यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ऐसा किसने कहा, तो रायबर्न ने कहा। और इन सभी के तौर पर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर
निष्कर्ष निकाला गया है। क्या निष्कर्ष है कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अमूर्त चिंतन, मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसकी योग्यता है समस्या का समाधान भी इससे प्राप्त होगा, और अनुभव से, यानी कि बुद्धि जो हमारी होती है वो हमारे जो पिछले कार्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट को जानते हुए अनुभव उसको प्राप्त होता है। और उसके बाद संबंधों को समझने की योग्यता भी होती है। अपने वातावरण में वो क्या करते हैं? सामंजस्य, यानी कि वो एसिमिलेशन करते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बुद्धि के बारे में। हमने जान लिया, बुद्धि की परिभाषा भी जान ली। अब हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, यानी कि आईक्यू क्या होता है या इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं बुद्धि लब्धि पर और बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि होता क्या है। तो गाइस, जानेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में। बात करते हैं विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, यानी कि अगर कोई बालक है जो 8 वर्ष का है लेकिन वो 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित जो मानसिक परीक्षण है उस योग्यता को पास कर लेता है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु उसकी 10 वर्ष मानी जाती है। इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया है। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो दोस्तों IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो दोस्तों ये हमारा हो गया बुद्धि लब्धि का फार्मूला। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष व वास्तविक आयु यहाँ पर 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसके लिए यहाँ पर 10 इंटू 10/8 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 125 इसकी हमारी IQ हो जाएगी। बुद्धि लब्धि यानी कि इनको बुद्धि लब्धि व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए किसने दिया था? तो टर्मन साहब ने एक क्या की? वर्गीकरण किया। तो वो वर्गीकरण क्या है आइए जान लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्गीकरण है, आप सब इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर बुद्धि लब्धि है और यहाँ पर बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं 140 या उससे अधिक, यानी 140 या उससे अधिक की जो बुद्धि होगी उसे हम प्रतिभाशाली बच्चा यानी कि जीनियस बच्चा वो होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक है। अब बात करते हैं 120 से 140। तो दोस्तों ये क्या है? अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा होगा जिसे हम वेरी सुपीरियर बोलते हैं। 110 से 120 के बीच में जो आएगा वो होगा हमारा श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुपीरियर जो बच्चा होगा, और 90 से 110 होगा वो हमारी सामान्य बुद्धि के बच्चे होंगे। 80 से 90 जो होगा वो हमारा मंद बुद्धि का बालक होगा, और 70 से 80 क्या होगा? क्षीण बुद्धि का बालक जिसे हम फिडल माइंड बोलते हैं, और 70 से जो कम होगा वो निश्चित क्षीण बुद्धि यानी कि डेफिनेटली फिडल माइंडेड होगा। 50 से 70 तक जो होगा वो अल्प बुद्धि होगा यानी कि मोरन्स होगा, और 20 या 25 से 50 तक जो होगा वो होगा मूर्ख बुद्धि, और उसके बाद 20 या 25 से एकदम जो कम होगा वो होगा महामूर्ख जिसे हम इडियट बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण हो गया। उम्मीद करती हूँ ये वर्गीकरण आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि सामान्य बुद्धि लब्धि बच्चे में कितनी होती है, यानी एवरेज IQ कितनी होती है। तो ये ज़रूर क्वेश्चन याद रखिएगा कि 90 से 110 के बीच में जो बालक आते हैं वो हमारे बुद्धि लब्धि उनकी कितनी होती है?
90 से 110 होते हैं। और कहलाते क्या हैं, तो दोस्तों ये कहलाते हैं सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है जान लेते हैं। तो बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारा होता है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः दो हैं। उन दोनों में से पहला है हमारा वैयक्तिक यानी कि इंडिविजुअल जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, दूसरा सामूहिक यानी जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो दोस्तों वैयक्तिक की बात करें तो यह परीक्षण केवल एक व्यक्ति, आप सभी जानते हो, और इसका आरंभ किसने किया था, तो बिने ने किया था। दोस्तों इंडिविजुअल टेस्ट किसने आरंभ किया था, बिने ने। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यह परीक्षा में एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जा सकती है, यानी कि जो इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनकी सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षण के दो रूप होते हैं, भाषात्मक और क्रियात्मक। दोस्तों भाषात्मक में क्या होगा, यहाँ पर भाषा होगी यानी वर्बल टेस्ट होगा ये, और क्रियात्मक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी वाले या फिर कोई भी परफॉर्मेंस वाले टेस्ट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा परीक्षण। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण के नाम हैं, उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला है वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण यानी इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट। ये किसने किया था, तो बिने साइमन स्केल ने किया था। इसके द्वारा किया जा सकता है, यानी इस टेस्ट का ये जो परीक्षण है और इसका परीक्षण का नाम है। तो दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने स्केल द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा है व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो दोस्तों ये टेस्ट हमारा कैसे होता है, तो ये होता है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। और दूसरा है वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। दोस्तों थर्ड है सामूहिक भाषात्मक परीक्षण यानी ग्रुप लैंग्वेज इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा करता है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट यानी आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण यानी ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। ये कैसे होता है, तो ये होता है आर्मी बीटा टेस्ट के द्वारा और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट के द्वारा। दोस्तों आर्मी अल्फ़ा की बात करें तो ये हमारा लैंग्वेज में आता है, और आर्मी बीटा की बात करें तो ये हमारा आता है एक्शन में यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट में। दोस्तों आप अल्फ़ा और बीटा टेस्ट में कंफ्यूज ना होइएगा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। भाषा में बात करें तो भाषा में आएगा अल्फ़ा, और क्रिया में बात करें तो आएगा बीटा। तो दोस्तों इस टेस्ट को आप सब अच्छे से नोट करके रख लें, और इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में मिलाने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि क्या यूटिलिटी है, यानी कि इसके उपयोग क्या हैं टेस्ट के। तो इससे क्या होगा कि सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में हेल्प होगी हमारी। पिछड़े बालकों का चुनाव कर सकेंगे हम। अपराधी और समस्यात्मक जो बालक होंगे उनमें कुछ सुधार भी कर सकेंगे। बालकों का वर्गीकरण करने में भी आसानी होगी, और बालक की विशिष्ट योग्यताओं का भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होगी, और बालकों की कैपेसिटी क्या है कार्य करने के लिए ये भी जान पाएंगे, और बालक व्यावसायिक योग्यता क्या रखते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और भावी सफलता का ज्ञान करने में, यानी बालकों के जो भावी सफलता ये प्राप्त करने वाली कि वो किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, किस लेवल तक कितना अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अपव्यय का निवारण करने में, यानी कि यहाँ पर धन की खर्च भी कम होगी। राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में हमें जानकारी, इतनी सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इन सभी जगह शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ कि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे जो विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, और सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पियाजे की थ्योरी। दोस्तों पियाजे की थ्योरी
मैं कोशिश करूँगी ये नोट्स वाली सीरीज़ पढ़ा दूँ। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा किसमें, तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी जो बीएड, बीटीसी और डीएलएड के एग्ज़ाम्स होते हैं। साथ ही साथ ये आपका क्या करेगा, नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।